बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत समकालीन भारत विषय का तीसरा अध्याय अफवाह। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर आपका, दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। और पहले प्रश्न का फर्स्ट पार्ट है, वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। और यहाँ पर राज्यों के नाम दिए गए हैं, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो आपको बताना है कि वुलर झील किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा घ आपका सही विकल्प है बच्चों। आप लिख सकते हैं जम्मू कश्मीर। इसके बाद सेकेंड पार्ट है पहले प्रश्न का, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है। और यहाँ पर 4 विकल्प हैं आपके लिए, सतपुड़ा, अमरकंटक, ब्रह्मगिरी या पश्चिमी घाट के ढाल। तो उत्तर क्या लिखेंगे आप? उत्तर लिखेंगे ग वाला आपका सही ऑप्शन है बच्चों, ब्रह्मगिरी। ये आपका सही ऑप्शन होगा। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय झील है। और आपके 4 विकल्प हैं, सांबर झील, वुलर झील, डल झील या गोविंद सागर। तो यहाँ पर आपका क वाला ऑप्शन सही होगा, सांबर झील। आप देख रहे हैं यहाँ पर क है सांबर। और इसके बाद बच्चों फोर्थ पार्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन हैं, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा या महानदी। उत्तर में क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे ग वाला ऑप्शन आपका सही होगा, कृष्णा। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखते चले जाएं। अगला पार्ट है बच्चों, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में होकर बहती है। और ये हैं आपके 4 ऑप्शन, महानदी, कृष्णा, तुंगभद्रा या तापी। उत्तर लिखेंगे आप घ यानी कि तापी। ये आपका सही विकल्प होगा। तो इस प्रकार से आप अपने प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं, इन्हें साथ साथ याद भी करें। इसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न शुरू होता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दीजिए। यानी कि छोटे छोटे उत्तर आपको इनके देने हैं। और दूसरे प्रश्न का फर्स्ट पार्ट है, जल विभाजक का क्या कार्य है, एक उदाहरण भी दीजिए। उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों? उत्तर आप लिख सकते हैं, जल विभाजक वह भूभाग है जो 2 नदियों के अपवाह को परस्पर अलग करता है अथवा बांटता है। विंध्याचल पर्वत भारत का सबसे बड़ा जल विभाजक क्षेत्र है। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं, सिंधु और गंगा नदी तंत्र के बीच का जल विभाजक, अम्बाला इसके जल विभाजक पर स्थित है। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप अपने दूसरे प्रश्न के फर्स्ट पार्ट का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। सेकेंड पार्ट है इसका, भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है। उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे गंगा नदी की द्रोणी, जो कि 2500 किलोमीटर से अधिक लंबी है, भारत में सबसे बड़ी है। इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं दूसरे प्रश्न के सेकेंड पार्ट का। इसके बाद बच्चों दूसरे प्रश्न का तीसरा पार्ट है, सिंधु एवं गंगा नदियां कहां से निकलती हैं। उत्तर लिखेंगे, सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है। गंगा नदी गंगोत्री नामक हिमानी से निकलती है, जो हिमालय की दक्षिणी ढलान पर स्थित है। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप तीसरे प्रश्न का थर्ड पार्ट का उत्तर लिख सकते हैं। अगला पार्ट है बच्चों, गंगा की 2 मुख्य धाराओं के नाम लिखिए, ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। उत्तर लिख सकते हैं आप, गंगा नदी की 2 मुख्य धाराएं भागीरथी और अलकनंदा हैं। ये उत्तराखंड के देवप्रयाग नामक स्थान पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। इस प्रकार से आप अपने प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, साथ साथ याद भी करें। इसके बाद दूसरे प्रश्न का 5वां पार्ट है, लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम गाद यानी कि सेल्ट क्यों है। उत्तर लिखेंगे, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांपो कहा जाता है तथा तिब्बत में इसे बहुत कम पानी प्राप्त होता है, इसलिए इसमें तिब्बत के क्षेत्रों में कम गाद पाई जाती है। इसके विपरीत जब यह नदी भारत में प्रवेश करती है तो यह ऐसे क्षेत्रों से गुजरती है जहां बहुत अधिक वर्षा होती है। यहाँ नदी बहुत अधिक पानी लेकर जाती है और इसी कारण इसमें गाद की मात्रा भी बढ़ जाती है। क्योंकि तिब्बत का मौसम ठंडा व शुष्क है, इसलिए तिब्बत में इसे बहुत कम पानी प्राप्त होता है और इस क्षेत्र में गाद भी कम पाई जाती है। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद बात करते हैं, अगला प्रश्न है, कौन सी 2 प्रायद्वीपीय नदियां गर्त से होकर बहती हैं। समुद्र में प्रवेश करने से पहले
वे किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती हैं? उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे नर्मदा एवं तापी नदियाँ दो ऐसी नदियाँ हैं जो गर्त से होकर बहती हैं तथा ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। आई बात समझ में? यहाँ पर आप इस प्रकार से अपना उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। ये प्रश्न है और उसका उत्तर। फिर आता है अगला प्रश्न, नदियों तथा झीलों के कुछ आर्थिक महत्व बताएं। उत्तर लिखेंगे नदियाँ एवं झीलें नदी के बहाव को नियंत्रित करती हैं। ये अतिवृष्टि के समय बाढ़ को रोकती हैं। अनावृष्टि के समय ये पानी के बहाव को बनाए रखती हैं। इनका उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। ये आसपास की जलवायु को मृदु बनाती हैं तथा जलीय परितंत्र का संतुलन बनाए रखती हैं। प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि करती हैं तथा पर्यटन का विकास करने में सहायता प्रदान करती हैं और मनोरंजन करती हैं। इस प्रकार से आप लिखेंगे अपने इस प्रश्न का उत्तर, नदियों और झीलों के कुछ आर्थिक महत्व को बताएं। आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक इसी प्रकार से लिखें, याद भी करें साथ साथ। तीसरा प्रश्न है बच्चों, फिर नीचे भारत की कुछ झीलों के नाम दिए गए हैं। इन्हें प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वर्गों में बांटिए। और यहाँ पर हैं झीलों के नाम, आप पढ़ सकते हैं बच्चों। क है वूलर, ख डल, फिर नैनीताल, भीमताल, गोविंद सागर, लोकताक, और इसके बाद है बारापानी, चिल्का, सांभर, राणा प्रताप सागर, फिर है निजाम सागर, पुलिकट, नागार्जुन सागर और हीराकुंड। तो आपने क्या करना है बच्चों, आप ध्यान दें, ये जो झीलों के नाम दिए हुए हैं इन्हें आपने प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वर्गों में बांटना है। तो आइए उत्तर क्या लिखेंगे आप? उत्तर लिखेंगे आप प्राकृतिक झील। सबसे पहले लिखेंगे प्राकृतिक झील और यहाँ पर लिखेंगे वूलर झील, डल, नैनीताल, भीमताल, लोकताक, बारापानी, चिल्का, सांबर और पुलिकट। ठीक है। इसके बाद लिखेंगे मानव निर्मित झील में लिखेंगे आप हेडिंग डाल के लिखेंगे गोविंद सागर, राणा प्रताप सागर, निजाम सागर, नागार्जुन सागर और हीराकुंड झील। इसके बाद बच्चों फिर होता है आपका शुरू चौथा प्रश्न, हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों के मुख्य अंतरों को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपने अंतर बताना है। सबसे पहले आप उत्तर में लिखेंगे हिमालयी नदियाँ और हेडिंग डालकर लिखेंगे नंबर 1, अधिकतर हिमालयी नदियाँ बारहमासी हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें पूरा वर्ष बरसात के साथ साथ ऊंचे पर्वतों पर मौजूद बर्फ के पिघलने से पानी प्राप्त होता रहता है। दूसरा अंतर लिखेंगे हिमालयी नदियों का उनके उद्गम से समुद्र तक का मार्ग लंबा होता है। तीसरा लिखेंगे हिमालयी नदियों का उद्गम स्थान पर्वत श्रृंखलाओं के उत्तर में है। चौथा लिखेंगे ये उत्तर के समतल मैदानों में बहती हैं और सिंचाई, खेतीबाड़ी और जहाजरानी उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण हैं। पांचवा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, ये नदियाँ विशाल डेल्टा बनाती हैं। तो ये थी यहाँ पर बात हिमालयी नदियों के बारे में। आगे बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदियों में। तो यहाँ पर लिखेंगे आप प्रायद्वीपीय नदियाँ और लिखेंगे नंबर 1, अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ बरसाती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों का बहाव बरसात पर निर्भर करता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे प्रायद्वीपीय नदियों का उनके उद्गम से समुद्र तक का मार्ग छोटा तथा छिछला होता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। चौथा लिखेंगे बच्चों प्रायद्वीपीय नदियाँ चट्टानी धरातल पर बहती हैं, इसलिए वे न तो जहाजरानी के लिए और न ही सिंचाई के लिए उपयुक्त हैं। पांचवा पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे प्रायद्वीपीय नदियाँ अपेक्षाकृत छोटे डेल्टा बनाती हैं। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आप अंतर बता सकते हैं। हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियों के बीच का अंतर आप स्पष्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों पांचवा, प्रायद्वीपीय पठार की पूर्व एवं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना कीजिए। तो यहाँ पर भी आपने तुलना करनी है, अर्थात अंतर बताना है आपने। उत्तर में आप लिखेंगे सबसे पहले पूर्व एवं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में अंतर। और यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे बच्चों पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, हेडिंग डालकर लिखेंगे नंबर 1, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पूर्व की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे इन नदियों का अपोहा तंत्र विकसित एवं आकार में बड़ा है। चौथा पॉइंट लिखेंगे ये नदियाँ बहुत गहरी नहीं बहती। पांचवा लिखेंगे ये नदियाँ पूर्वी तट पर बहुत बड़े डेल्टा बनाती हैं। इसके बाद आप लिखेंगे पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ और हेडिंग डालकर लिखेंगे नंबर 1, नर्मदा एवं तापी पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों
ये नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इन नदियों का अपवाह तंत्र विकसित नहीं है, उनकी सहायक नदियाँ आकार में छोटी हैं। चौथा पॉइंट लिखें बच्चों, ये नदियाँ गर्त से होकर बहती हैं। और पांचवा पॉइंट लिखेंगे, ये नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती, ये ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार से आप तुलना कर सकते हैं, पूर्व और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में तुलना आप इस प्रकार से करें और इन्हें याद भी करें। इसके बाद बच्चों छठा प्रश्न है आपका, किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियाँ महत्वपूर्ण क्यों हैं? तो आप जानते हैं क्यों हैं, चलिए उत्तर में देख लेते हैं। उत्तर आप लिखेंगे, नदियाँ किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं। कुछ बिंदु जो नदियों की महत्ता को प्रदर्शित करते हैं वे नीचे दिए गए हैं। और कौन कौन से बिंदु हैं आप इन्हें याद भी करेंगे। नंबर 1 है, नदियों से हमें प्राकृतिक ताज़ा मीठा पानी मिलता है जो मनुष्य सहित अधिकतर जीव जंतुओं के जीवन के लिए आवश्यक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, ये नई मृदा बिछाकर उसे खेती योग्य बनाती हैं जिससे बिना अधिक मेहनत के इस पर खेती की जा सके। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, नदियों के तटों ने प्राचीन काल से ही आदिवासियों को आकर्षित किया है, ये बस्तियां कालांतर में बड़े शहर बन गए। चौथा पॉइंट लिखेंगे, ये जल के बहाव को नियंत्रित करने में सहायता करती हैं। और पांचवा पॉइंट लिखेंगे, ये भारी वर्षा के समय बाढ़ को रोकती हैं। छठा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, ये शुष्क मौसम के दौरान पानी का एक समान बहाव बनाए रखती हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे सातवां, इनकी सहायता से जल विद्युत पैदा की जाती है। आठवां पॉइंट लिखेंगे बच्चों, ये आसपास के वातावरण को मृदु बना देती हैं। फिर लिखेंगे नौवां पॉइंट, ये जलीय परितंत्र को बनाए रखती हैं। और 10वां लिखेंगे, ये प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि करती हैं। 11वां पॉइंट लिखें बच्चों, ये पर्यटन का विकास करने में सहायता प्रदान करती हैं और मनोरंजन करती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिखते चले जाएं। इसके बाद बच्चों आगे आता है यहाँ पर मानचित्र कौशल से संबंधित प्रश्न आते हैं आगे। और पहला प्रश्न है, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित नदियों को चिन्हित कीजिए तथा उनके नाम लिखिए। कौन कौन सी नदियाँ? गंगा, सतलुज, दामोदर, कृष्णा, नर्मदा, तापी, महानदी और दिहांग। इसके बाद दूसरा प्रश्न भी है यहाँ पर, भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित झीलों को भी चिन्हित कीजिए तथा उनके नाम लिखिए। और कौन कौन सी झीलें आपको बतानी है? चिल्का, सांबर, वूलर, पुलिकट तथा कोलेरू। ठीक है, तो उत्तर में आप क्या करेंगे? उत्तर में आप देख सकते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार से एक आपको मानचित्र देखने को मिलेगा बच्चों। इस मानचित्र को आप बड़े ध्यान से देखें और यहाँ पर आपको झील और नदियों के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। और जिन जिन झीलों और नदियों के बारे में आपको पूछा है वहाँ पर आप इन्हें टिक कर सकते हैं, यानी उन पे निशान लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर, जैसे आप देख सकते हैं सांबर नमक झील यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं मानचित्र में चिल्का झील दिख रही है आपको। इसी प्रकार से यहाँ पर महानदी दिख रही है आपको। तो इसी प्रकार से आप इन्हें देख सकते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक में, जो आपका एक मानचित्र दिया हुआ है आप उसमें देख सकते हैं और अपनी नोटबुक में भी मानचित्र को चाहे तो बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका उत्तर इसमें हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आगे बात करते हैं, यहाँ पर आपके लिए प्रश्न है क्रियाकलाप से संबंधित। और यहाँ पर है नीचे दी गई वर्ग पहेली को हल करें। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है पहेली के उत्तर अंग्रेजी के शब्दों में दिए गए हैं। और किस प्रकार से है आप देखें, बाएं से दाएं क्या लिखना है आपने। नंबर 1, नागार्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर है वो आपको बताना है। दूसरा है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तीसरा है ब्यास कुंड से उत्पन्न होने वाली नदी। और चौथा है यहाँ पर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से उत्पन्न होकर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी आपको बतानी है। इसी प्रकार से पांचवा है पश्चिम बंगाल का शोक के नाम से जाने जाने वाली नदी कौन सी है। और छठा है यहाँ पर किस नदी से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। रोहतांग दर्रे के पास किस नदी का स्रोत है। और आठवां है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। ये आपको बाएं से दाएं बताना है। इसके बाद बच्चों ऊपर से नीचे की ओर क्या लिखना है आपको। यहाँ पर देख सकते हैं आप सिंधु की सहायक नदी जिसका उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में है, उसका क्या नाम है आपको लिखना है। 10वां है भ्रंश अफवाह से होकर अरब सागर में मिलने वाली नदी का नाम लिखना है। और इसी प्रकार से 11वां है दक्षिण भारतीय नदी जो ग्रीष्म और सर्द दोनों ऋतुओं में वर्षा का जल प्राप्त करती है, उसका नाम आपको लिखना है। और 12वां है लद्दाख, गिलगित तथा पाकिस्तान से बहने वाली नदी कौन सी है वो बतानी है आपको।
13वां है यहाँ पर भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी बतानी है। पाकिस्तान में चेनाब से मिलने वाली नदी का नाम बताना है आपको, और यमुनोत्री हिमानी से निकलने वाली नदी आपको बतानी है। इस प्रकार से आपको एक वर्ग पहेली मिलेगी आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में बच्चों। तो आपको इसे भरना है और यहाँ पर जो है पॉइंट दिए हुए हैं 1 से लेकर 15 तक जैसे आप देख रहे हैं, और यहाँ पर उनके नाम इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। उत्तर में आप किस प्रकार से करेंगे यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जैसे नंबर 2 पर यहाँ पर क्या लिखा है, गंगा, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या लिखा है, नंबर 10 पर नर्मदा, देख रहे हैं ना आप। और यहाँ पर नंबर 4 पर क्या लिखा है, तापी, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप इस वर्ग पहेली को ध्यानपूर्वक देखें बच्चों, और सबके नाम आप यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको ये वर्ग पहेली का उत्तर दिया हुआ है पूरा, आप इन्हें यहाँ से देखकर भर सकते हैं अपनी नोटबुक में, और इसे समझें बच्चों, इसे याद भी करें अच्छे से। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ पर नंबर 5 पर क्या है, दामोदर, दिख रहा है आपको। और इसी प्रकार से नंबर 12 पर आपको दिख रहा होगा इंडस, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, रावी, ठीक है, दिख रहा है ना आपको। और इसी प्रकार से नंबर 15 पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर यमुना, ठीक है। और यहाँ पर गोदावरी आप देख सकते हैं नंबर 8 पर। और इसी प्रकार से नंबर 14 पर आप देख सकते हैं झेलम, दिख रही है ना आपको। तो इसी प्रकार से आप इस वर्ग पहेली को बड़े ध्यान से देखें, और सारी जो है जो आपको जो है पूछे गए हैं नदियों के नाम, झीलों के नाम, तो आप यहाँ से भर सकते हैं। ध्यान रखें बच्चों, बाएं से दाएं, नंबर 1 पर कृष्णा, नंबर 2 पर गंगा, नंबर 3 पर ब्यास, और नंबर 4 पर तापी, नंबर 5 पर दामोदर, नंबर 6 पर सतलुज, और नंबर 7 पर रावी, नंबर 8 पर गोदावरी। इसके बाद ऊपर से नीचे के लिए आप किस प्रकार से लिखेंगे आप ध्यान दें, आपको वर्ग पहेली में देखने को मिलेगा। नंबर 9 पर चेनाब, और नंबर 10 पर नर्मदा, नंबर 11 पर कावेरी, नंबर 12 पर सिंधु, और नंबर 13 पर लूनी, और नंबर 14 पर झेलम। आई बात समझ में। और नंबर 15 पर क्या मिलेगा आपको, यमुना। तो आप देख सकते हैं वर्ग पहेली में इसी प्रकार से आपको नाम देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार लगातार कक्षा 9 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत समकालीन भारत के सभी पाठों के प्रश्नोत्तर जानने के लिए लगातार देखते रहे वीडियो, जुड़े रहे हमारे साथ। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्नोत्तरों के साथ।